चुनावी माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? MIM यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही, लोग भी उससे त्रस्त है। खाली रिगिंग कर रिगिंग के बेस पर वो हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे असेंबली का इलेक्शन ले लो या पार्लियामेंट का इलेक्शन ले लो, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए इट्स टाइम टू चेंज। बुरखे के कारण मेंस यहाँ पर बुरखे में जाकर वुमेन्स का वोट डालकर आते हैं। बरूद्दीन साहब ने बोला था कि हम 50 सीट पे खड़ा करेंगे। नहीं करे ना, बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। क्यों नहीं करे? करना था। वुमेन प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन तेलंगाना। AIMM खाली पुकारती है कि 33% माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए, जब 8 सीट में वो लोग ठहरे, एक भी सीट वुमेन के लिए नहीं थी उनके पास। बादशाह राजा सिंह जी ने प्रयोग किया जब मुनावर फारूकी का शो हुआ हैदराबाद में। अभी राजा सिंह जी तो विधायक लड़ रहे हैं, नूपुर जी तो वैसे की वैसी ही है। ये भेदभाव है। नूपुर शर्मा ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका जांच कोर्ट कर रहा है। हम उस स्टेट गवर्नमेंट से मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजिए कि यहाँ रोहिंग्या है, मैं इनको यहाँ से खदेड़ दूंगा, निकाल दूंगा नहीं भी खदेड़ दूंगा करके उन्होंने बोला। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। पहला राम मंदिर, दूसरा वुमेन रिजर्वेशन बिल, आर्टिकल 370। तो जब CA बिल आया था बहुत हंगामा हुआ ओल्ड सिटी में। ये सब होने के बाद भी आप ये सोच रहे कि आप जीतेंगे? इतना सब कुछ होने के बाद खाली चार मीनार वैसी का वैसी है, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। खाली पलायन हो रहा है यहाँ पर क्योंकि बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आज हॉस्पिटल किधर है? हॉस्पिटल नहीं है। एजुकेशन सेक्टर कहाँ है? एजुकेशन सेक्टर नहीं है। आज टेक्निकल का ज़माना है, टेक्निकल कोर्सेज कहाँ हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं हम, प्रोफेशनल कोर्सेज कहाँ है? इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ है? पुलिस सिक्योरिटी कहाँ है? पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर तो गुंडाइज्म चल रहा है यहाँ पर। पुलिस गुंडाइज्म कर? हाँ, पुलिस गुंडाइज्म है, हरासमेंट है। आप एक कम्युनिटी को तो पूरी लिबर्टी देके रखते हैं यहाँ पर कि कुछ भी करो। ये वीडियो आने के बाद कमेंट में भी शायद यही आएगा कि उनके मतलब उनके ट्रेडिशंस को आप ट्रेडिशन अलग चीज़ है। ट्रेडिशन के नाम पर अगर यही ट्रेडिशन है तो आज इतने एक्टर है जो मुस्लिम है वो क्यों नहीं बुर्का पहन के रह रहे? बुर्का इज नथिंग बट द तालिबानी परिस्थिति। वो क्यों आया बुर्का? आपको किससे डर है? आप बुर्का क्यों पहना रहे हैं औरतों को? किससे डर है आपको? अपने ही आदमियों से डर है आपको। हैदराबाद, ये नाम सुनते ही हमको पहले क्या याद आएगा? कुछ नहीं बल्कि चार मीनार। तो इलेक्शन के ये माहौल में चुनावी क्षेत्र में अलग अलग पार्टी के नेता अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इलेक्शन का रिजल्ट के दिन पता चलेगा। फिलहाल हम चार मीनार के गद्दावर नेता मेघा रानी अग्रवाल जी के साथ उनके क्षेत्र में उनका प्रचार कैसा चल रहा है उनसे ही बात करके और भी जानकारी लेने की प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। चुनावी माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक अच्छा वातावरण यहाँ पर हुआ है। लोग भी चाहते हैं कि चेंजेस होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए इट्स टाइम टू चेंज। मैडम, आपने बोला कि अभी बोला कि इट्स टाइम फॉर चेंज। मुझे तो कम से कम 20 साल से तो इधर कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मैं जब से पला बड़ा हूँ या शहर में घूम रहा हूँ, जैसा ये माहौल है वैसे का वैसा ही है। कब चेंज होगा? इस बार चेंज होगा डेफिनेटली। MIM यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही, लोग भी उससे त्रस्त है। ये खाली रिगिंग कर माने जनता उनके साथ नहीं है, खाली रिगिंग रिगिंग के बेस पर वो हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। आप चाहे असेंबली का इलेक्शन ले लो या पार्लियामेंट का इलेक्शन ले लो, आप जब भी इलेक्शन के अगर आंकड़े नापेंगे तो 1 बजे तक 12 बजे तक के आप देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा, और 1 बजे के बाद सडनली 90% कैसे हो सकता है वो? ठीक है, ये किसने आज तक देखा है? ये जांचना ज़रूरी है। यही कारण है जिसके कारण AIMIM यहाँ से जीत रही है। अदरवाइज there is no chance for MIM to win from Charminar। मैडम, आपने अभी बोला कि MIM रैगिंग करती है।
बीजेपी के तरफ से आप बोल रहे हैं कि इधर रैगिंग चलता है, और कांग्रेस की तरफ से जनाब फिरोज खान साहब भी यही बोलते हैं कि इधर वन वे वोटिंग चलता है। मेरा नहीं बल्कि सारे लोगों का, हैदराबाद शहर में जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं कि एमआईएम रैगिंग करती है, तो ईसी तो आप ही के पास है ना दिल्ली में, आप क्यों चुप है? नहीं, हम उसके लिए कंप्लेन भी करेंगे और इससे पहले भी किया है। यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्शन ऑफिसर, जो भी बूथ ऑफिसर्स रहते, अंदर जो रहते वो उनको डराते धमकाते, और बूथ एजेंट्स उनको भी धमकाया डराया जाता, जिसके कारण वहाँ पर अंदर चाहे पुलिसकर्मी ही रहो, कोई भी इस विषय पर कोई एक्शन नहीं लेता, और अंदर कैमरे नहीं रहते, इसीलिए वो बात बाहर लीक नहीं होती। मोबाइल फ़ोन बूथ में लेके जाना मना है। हाँ। तो अंदर की बात अंदर ही रह जाती। बाहर आकर अगर वो पुकारेंगे भी तो उसका इफेक्ट क्या होगा और रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, वो नहीं हो रहा। तो हमको रिगिंग रोकना है तो वहाँ पर एक एफिशिएंट, कैलिबर और स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, दे आर फेलियर इन स्टॉपिंग देम। ठीक है, दे आर फेल एक्चुअली। हम आज भी अगर कोई भी इंसिडेंट की बात कर ले, लीव अबाउट इलेक्शन, अगर कोई भी इंसिडेंट की बात कर ले, वो तो पहले पहुंचेंगे नहीं, पहुंचने के बाद भी माने कोई जवाब स्पष्ट रूप में नहीं आएगा। इधर और एक चीज़ जनाब फिरोज साहब ने बोला है कि बुरखे में जो औरत आके अपना वोट हक जमाते हैं, वो लोग एक दूसरे का नाम के ऊपर नीचे करके वो लोग वोट डालते हैं। तो आपने जब तक मेरे को आइडिया है, 2 साल या 1.5 ईयर पहले आप लोगों ने सेंट्रल में एक बिल जारी किया है कि आधार कार्ड और वोट कार्ड लिंक कीजिए। क्या हम इस बार सोच सकते हैं कि थोड़ा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा ओल्ड सिटी में? डेफिनेटली हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो नोस्पिन, आप हिजाब मत उतारो, लेकिन आपको नोस्पिन उतार कर अपना चेहरा दिखाना अनिवार्य है। आप वोटर कैसे, आप स्लिप लेकर आओगे, लेकिन आइडेंटिफाई कैसा होगा? अगर आप नोस्पिन निकालेंगे तभी आपका फेस आइडेंटिफाई होगा और परमिशन मिलेगी। ये तो छोड़ो, बुरखे के कारण मेंस यहाँ पर बुरखे में जाकर वुमेन्स का वोट डालकर आते। अच्छा, ये कब से? ये इंसिडेंट लास्ट इलेक्शन में आइडेंटिफाई भी हुआ, उसके ऊपर केस बुक भी हुआ। जब ऐसी वारदातें बार बार होती है तो ये इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का काम है कि इसके लिए पर्याप्त निर्णय निकाले और पर्याप्त रूल पास करें। तो मतलब ये आप इतने साल से इधर है, आप शायद यही पली बड़ी है हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में, तो आपको जब से आप छोटी है तो ये माहौल आप देख रही होंगी। ये क्यों ऐसा है कि मतलब मेरा डाउट ये है कि कहीं फ्रांस पे कुछ हो जाता है तो इधर दंगे भड़क जाते हैं, दंगे नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिस्टम हो जाता है। अभी मिडिल ईस्ट में कुछ चल रहा है, ये फिलिस्तीन और इजराइल का, इधर के लोग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्यों ऐसा माहौल क्यों इधर खड़ा होता है? पूरा शहर तो काम है, पर इधर ये भड़काऊ भाषण, ये रैली, ये सब क्यों होता है मैडम? मेरे को समझ में नहीं आता। ये सब एमआईएम का एक प्रोपोगंडा रहता है, एक पब्लिसिटी के लिए। बाहर से कुछ आता नहीं उनको, ना बाहर से कुछ सपोर्ट रहता, या तो इनका बाहर से अलायंस है इनडायरेक्टली, जो पब्लिक को मालूम नहीं है। इसके कारण यहाँ पर दहशत क्रिएट करते हैं ये लोग। रहते यहीं, खाते यहीं जीते, लेकिन उनको चाहिए खाली दहशतगर्दी, बाकी और कुछ नहीं। आज इनको अगर हम बोलेंगे जो भी ये दहशतगर्दी फैला रहा, आप वहाँ जाकर वहाँ पर सपोर्ट करो, तो क्या वो तैयार है? नहीं, वो खाली उनको न्यूसेंस क्रिएट करना है, कियोस क्रिएट करना है, पब्लिक में इम्बैलेंस क्रिएट करना है, उसी के कारण ये सब होता है। मैडम, अभी आपने बोला कि एमआईएम का कुछ अलायंस वगैरह कुछ है, चाहिए कांग्रेस लेने दो या कोई और चुनावी पार्टी लेने दो, वो स्टेट से लेके सेंट्रल तक एक ही बात बोलती है कि आप और ओवैसी बी टीम है। ये बिल्कुल गलत है। टीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम ABC टीम है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप देखिए, टोटल सीट 119 है, तो एमआईएम कितनी जगह ठहरा? 7 और 8। क्यों ठहरा? अगर बीजेपी से अलायंस है तो वो पूरी जगह ठहरना था ना, वो क्यों नहीं ठहरा? वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली केसीआर और कांग्रेस के साथ है, इसीलिए उसने अपने मीन्स कैंडिडेट्स दूसरे असेंबली में कहीं नहीं ठहराए। नहीं, वो अकबरुद्दीन साहब ने बोला था कि हम 50 सीट पे खड़ा करेंगे। नहीं करे ना, बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। क्यों नहीं करे? करना था। उसी बात के लिए बोलते हैं कि अलायंस है आप दोनों का।
नहीं, हमारा अगर अलायंस है तो हम यहाँ पर नहीं ठहरते थे ना, वन साइड इजी किक था फिर उनको। दूसरी बात यह आता है कि मैडम वुमेन प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन तेलंगाना, आप भी बड़े कद पे है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आपको कैसा लग रहा है कि इधर परिस्थिति कैसा है? लॉ ग्रेजुएट होने के कारण आई कैन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो समाज के खाली एक तबका वुमन के पास ही है और दूसरे तबका वुमन के पास नहीं है। हम ये जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ उसको रिस्ट्रेन कर रहा है। हिंदू कोडिफाइड लॉ वो ओपन हार्टेडली वुमन को पूरे पावर दे के रखा है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, वेर एज खाली मुस्लिम लॉ में, क्योंकि उसके अंदर ही ये हम नहीं क्रिएट करे सो, ये मुस्लिम कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ ये क्रिएट करे सो है, जिसमें वुमेन का दर्जा 1/3 है, नॉट इवन इक्वल टू मेन। ये कब हुआ मैडम ये लॉ? ये अनकोडिफाइड है, इसका लॉ का माने ईयर रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, मुस्लिम लॉ है बस, खाली उसका रिटर्न कोडिफाइड हुआ ही नहीं। आज़ादी के बाद हिंदू लॉ कोडिफाइड हो गया, 1955 एक्ट पास हो गए, जिसमें वेरियस प्रोविजंस आ गए। आप मेंटेनेंस के लिए ले लीजिए, सक्सेशन के लिए ले लीजिए, मैरिज के लिए ले लीजिए, सभी चीज़ के लिए एक्ट पास हो गया। वेर एज इन मुस्लिम लॉ देर इज़ नो कोडिफिकेशन, और वो कोडिफिकेशन होना ज़रूरी है। वुमन को पावर कहाँ मिलेगा? आप माने समाज में एक कैसा हो गया, एक तबका की औरतें सभी अधिकार से वंचित है और एक तबके की औरतों के पास सभी अधिकार है। तो ये अधिकार लाने का काम किसका है? हाँ, वो समाज के व्यक्ति का है। लेकिन AIMM खाली पुकारती है कि 33% माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए, जब 8 सीट में वो लोग ठहरे, एक भी सीट वुमन के लिए नहीं थी उनके पास। हाँ, क्यों नहीं दिए वो लोग? जब वो लोग चाहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, खाली बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। क्यों नहीं कोडिफाई कर देते मुस्लिम लॉ, जिसमें इक्वल टू वुमन, वुमन इज इक्वल टू मैन क्रिएट किया जाए? आज वो लोग कितने ग्रस्त है। वो तो मोदी जी की बदौलत ट्रिपल तलाक हट गया, लेकिन आप देखिए उनको मेंटेनेंस पावर भी नहीं है। वो अगेन क्रिमिनल एक्ट के अंदर 125 एक्ट सेक्शन के तहत उनको मेंटेनेंस लेना पड़ता। कुल्ला ले लिए बाद उनके पास मेंटेनेंस का हक नहीं है। बच्चे क्या है, माने 2-2, 3-3 शादियां कर रहे बच्चे, उनको क्या हक मिल रहा है? सी खाली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा करना नहीं है, उनको अच्छी सुरक्षा, एजुकेशन और बाकी फैसिलिटी भी देना उनका काम है। हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ है? क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर। मैडम इधर मेरा एक डाउट है, आपने बहुत अच्छा बात किया, मतलब वुमेन्स को सब राइट होना चाहिए। मैं कल यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में कहीं स्क्रॉल कर रहा था, जनाब ओवैसी साहब का एक वो प्रचार में थे, एक औरत उनसे बोल रही थी कि वो मुझे खड़ा कर दो गोशा महल से, मैं हरा दूंगी राजा सिंह को, मैं उसको मार दूंगी, मतलब बहुत गंदी भाषा का प्रयोग हुआ। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। जैसे बात वो लोग करते उनको कुछ नहीं होगा, वायरल होने दो, कुछ भी होने दो। आप ही के पार्टी से एक औरत, आप ही के जैसे एक पढ़ी लिखी लॉयर नुपुर शर्मा एक फैक्ट बोल दिए तो उनके ऊपर आप ही के पार्टी ने सस्पेंशन थोपा और उनकी जिंदगी एकदम पहले जैसी थी, अब वैसी नहीं रही। क्यों ऐसे? आप भी तो भेदभाव दिखाते हैं। हम भेदभाव नहीं दिखा रहे, हम समानता बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका से ये नुपुर शर्मा ने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसका जांच कोर्ट कर रहा है, हम उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिए। एक क्योस जो क्रिएट किया गया था, जो थ्रेटन और जो माहौल वहाँ पर हुआ था, उसको थामने के लिए जो भी इफेक्टिव एक्शन लेना था हाईकमांड ने उसका एक्शन लिया। बट इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मीन कि हमने नुपुर शर्मा को मैंने पार्टी से निकाला है तो, लेकिन उसके साथ नहीं है बोलकर ऐसा कहीं नहीं है। हम साथ है, जो भी सही है उसके साथ है हम। नहीं, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि नुपुर शर्मा जी वो नॉर्थ से बिलोंग करती है, ठीक है। कुछ लोग अभी ये इंटरव्यू रिलीज होने के बाद बोलेंगे कि वो नॉर्थ से, तेरा क्या मतलब है उनसे, ठीक है। मेरा और एक इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो भाषा नुपुर शर्मा जी ने प्रयोग किया उससे 100 गुना अधिकतर भाषा राजा सिंह जी ने प्रयोग किया जब मुनावर फारूकी का शो हुआ हैदराबाद में। अभी राजा सिंह तो जी तो विधायक लड़ रहे हैं, नुपुर जी तो वही वैसे की वैसी ही है। ये भेदभाव है कि नहीं? नहीं है। डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ सोच रखा होगा पार्टी ने। हाई कमांड हाई डिसीजंस, वो उसके बारे में तो हाई कमांड ही बता सकता है क्या है उसके ऊपर। और एक दूसरी बात है मैडम, हैदराबाद में या
पूरे तेलंगाना में ले लो, लेडीज़ के ऊपर जो अत्याचार हो रहे, मतलब आपको आइडिया होगा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। एक इंसिडेंट हुआ वारंगल में, प्रीति करके एक डॉक्टर, एसटी लड़की, उनके ऊपर वो रिजर्वेशन कैटेगरी से उनको मेडिकल सीट का आया करके उनके ऊपर बहुत प्रेशराइज करके, उनको बहुत क्रिटिसाइज करके, कॉलेज स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में उनके ऊपर बुरा भला बोल के उनका वो सुसाइड था या मर्डर था या कुछ था, किसी को अभी तक नहीं मालूम। ऐसे चीज़ हैदराबाद और तेलंगाना में हो रहे। अभी आप सेंट्रल में देखिए तो 33% या 30% वुमेन बिल मोदी जी ने लाया। अब जैसे स्त्रियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहे और आपने ये बिल लाया, बिल आते रहे जब से 1947 से इंडिया आज़ाद हुआ, ऐसे लड़कियों के लिए या औरतों के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया बिल आते रहे, पर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है अभी तक? आज़ादी का अमृतकाल हम मना रहे और औरतों के ऊपर ऐसे चीज़ हो रहे। पहले तो मैं औरतों को ये कहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो। ये मेन सोसाइटी है, प्राचीन काल से यहाँ पर पुरुष प्रधान रहा, तो जब भी चेंजेस आएंगे हमको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। कोई भी आपको इजी केक नहीं देगा, केक वॉक नहीं देगा कि आप आगे बढ़ो। शायद इसी का नतीजा है कि मोदी जी को 33% रिजर्वेशन पास करना पड़ा। अगर इजी रहती कोई भी चीज़ तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। हमारे पास चुनौतियाँ आते रहेंगी और चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। पहले हम अपने आप को सशक्त करो तो हम दूसरे को बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है। हम अपने आप में कमज़ोर रहेंगे तो हम कोई भी हमको कुछ भी बोलेगा तो उसका असर हम पर होगा। तो जो भी उनको आपने जो कमेंट वगैरह पास किए, डेफिनेटली वो नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़े। हाँ जरूर। हाँ, और उसका असर उसके ऊपर हुआ क्योंकि वो अपने आप में कमज़ोर थी, जो मुझे लगता है। क्योंकि हम अगर अपने आप में कमज़ोर रहेंगे, और दूसरा उसका परिवार का सहयोग भी होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बार बार अगर एक तरह के आप मेडिकली भी अगर देख लेंगे, बार बार एक चीज़ आपको बार बार बोली जाएगी तो आप उसको फील करने लगेंगे। और ये इसमें अपने ग्रंथों में भी कहा गया, अगर आप एक पेड़ को खाली 100 बार गाली देंगे तो वो भी सूख जाएगा। तो वो परिस्थिति है। तो महिलाओं को पहले सशक्तिकरण होना होगा। पावर मिलता नहीं, छीनना पड़ता और लेना पड़ेगा। महिलाओं को आगे बढ़कर अपना हक, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं, इस इलेक्शन में आप आगे बढ़ो और अपना वोट का सही उपयोग करो। आपके पास ये एक एम्पावरमेंट है, ये एक राइट है जो किसी पर्सनल लॉ में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको दिया गया है अधिकार कि आप अपने मत का प्रयोग कर अपने द्वारा अपने नेता को चुनो, ताकि वो आपकी आवाज़ बन सके, आपकी आवाज़ बनकर उसके आपके लिए बहुत कुछ काम कर सके। तो महिलाओं को मेरा कहना यही है कि आप अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपने हक के लिए लड़ो। पीछे अगर ठहरोगे तो पीछे ही रह जाओगे, आगे बढ़ोगे तो पीछे दुनिया ठहरेगी। तो आपको आगे बढ़ना है, दुनिया आपके साथ है, पहले आपको कदम उठाना है और आगे बढ़ना है। मैडम, दूसरा बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने शायद 2009 में यहाँ से कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा है आपने। बाद में जब पिछली बार जब 2020 या 21 में जब JHMC का इलेक्शन हुआ, 2016 में हुआ, 2016 में इलेक्शन हुआ, तब भी आपने चुनाव लड़ा। उसके बाद डिलिमिटेशन हो गया। नहीं, 2009 में इलेक्शन हुआ, फिर 14 में होने का था, वो आगे बढ़कर 2016 में हुआ इलेक्शन। तब डिलिमिटेशन कर यानी यहाँ पर पहले घासी बाज़ार की संख्या 25,000 थी, उसको डिलिमिटेशन कर 50,000 बढ़ाया गया। माइनॉरिटी वोट्स घासी बाज़ार डिवीज़न में कम थे, उसके बाद वो इक्वल हुए, 50-50 हुए। उसके बावजूद भी रिजर्वेशन किया गया ताकि यहाँ से कोई जीत कर ना आए। तो इतना होने के बावजूद भी यहाँ की जनता का सपोर्ट रहा, कार्यकर्ता का सपोर्ट रहा, कैंडिडेट का सपोर्ट रहा, सभी ने मिलकर घासी बाज़ार की सीट जीती थी। हाँ, तो मैं ये इसलिए पूछा हूँ कि JHMC में आपका बहुत पकड़ है। हाँ, पिछली बार जब 2021 या 2020 में JHMC इलेक्शन हुआ था,
अमित शाह जी पधारे थे, योगी आदित्यनाथ हाँ। जी भी पधारे थे, हैदराबाद और ओल्ड सिटी दोनों में आए थे। तब दोनों अमित शाह जी लेनिए या फिर योगी जी को लीजिए, दोनों ने एक बात बोला है कि यहाँ हैदराबाद ओल्ड सिटी में भारी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान यहाँ इलीगली आके सेटिल हुए हैं। उनका एक न्यूज़ चैनल है, उनका फुटबॉल टीम है, न जाने कुछ बहुत चीज़ बोल के गए हैं। बाद में जब नामपल्ली आपका बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस मीट के दौरान जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बात कर रहे थे, तब एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि भाई आप जब बोल रहे हो कि यहाँ पे इलीगली सेटल हुए, तब इनको क्यों आप नहीं निकाल देते? तब अमित शाह साहब ने एक बात बोला था कि आप स्टेट गवर्नमेंट से मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजिए कि यहाँ रोहिंग्या है, मैं इनको यहाँ से खदेड़ दूंगा, निकाल दूंगा नहीं भी खदेड़ दूंगा करके उन्होंने बोला था। यही बात, मैं उधर था। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चिट्ठी एक कागज के ऊपर कोई ये लोग बोलते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, एक कागज का पत्र को लेके आप इतना बड़ा प्रॉब्लम को क्यों एड्रेस नहीं कर रहे हो? बीजेपी नहीं, ये इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये देखना है कि पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, तो पूरे राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, पूरे पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। इट इज़ अ क्वाडी फेडरल स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट के हक में बहुत सारी चीज़ें जिसका एक्शन स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में जो भी आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक उनको लेटर नहीं लिखेगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जा सकता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, अभी आपने बोला है कि जब चुनाव यहाँ होता है कि बहुत ऊपर नीचे होता है, पुलिस भी फेल्यूर है। आप बंगाल का इलेक्शन लीजिए, पूरा सीआरपीएफ को उतारा गया, शेड्यूल बाय शेड्यूल इलेक्शन हुआ उधर। ऐसा सीआरपीएफ को उतार के एक पकड़बंदी प्लान बना के इधर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा पा रहे? जब से ऑपरेशन पोलो हुआ तब से ओल्ड सिटी में पुलिस का पकड़ कम है करके आप ही लोग बोल रहे हो, तब सीआरपीएफ को क्यों नहीं उतार रहे आप लोग, जैसा बंगाल में उतारे थे? इसकी कोशिश चल रही है। हम अमित शाह जी को भी लेटर लिख रहे हैं यहाँ से, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर को भी लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी इलेक्शन में खाली क्योर्स होता है और बूथ कैप्चरिंग होती है। जब तक उसको रोका नहीं गया यहाँ पर से इलेक्शन जीतना माने नामुमकिन ही होगा, क्योंकि वोटर्स वोट तक पहुँच नहीं रहे और उसका फ़ायदा उठाकर पार्टीज बूथ कैप्चरिंग कर रही है और वोट डाल रही है, जो कि कम्प्लीटली बोगस है। ठीक है मैडम, ये 2018 में लास्ट टाइम जनरल इलेक्शंस हुआ तेलंगाना में, अभी 2023 में फिर से इलेक्शन हो रहा है। ये 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 बड़े बड़े बिल पेशकश किए। एक तो सुप्रीम कोर्ट से आया, पहला राम मंदिर, बहुत अच्छा चीज़, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला और मन भर गया उससे। दूसरी बात, आर्टिकल 370 कश्मीर का कलंक जो है वो भी हट गया। दूसरा, वुमेन रिजर्वेशन बिल और CAA बिल भी अमित शाह जी ने पास किया। तो जब CAA बिल आया था बहुत हंगामा हुआ ओल्ड सिटी में। ये सब होने के बाद भी आप ये सोच रहे कि आप जीतेंगे? इतना सब कुछ होने के बाद जीतेंगे, क्योंकि जनता चाहती है, डेफिनेटली जनता का साथ रहेगा तो हम यहाँ से विजय होंगे। और जो भी प्रयास है, जो भी माने षड्यंत्र जैसा बूथ कैप्चरिंग वगैरह का रहता है, उसके लिए भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं ताकि एक फेयर एंड इलेक्शन हो यहाँ पर, अच्छे से अच्छे माहौल में हो। डेमोक्रेसी का राइट है ये, और एक जश्न, एक फेस्टिवल, अभी हम दिवाली मनाएं। दिवाली का उत्सव का मतलब क्या है कि सब मिलकर खुशहाल माने हम हमारे सेलिब्रेशन को दिखाए। तो ये वोटिंग भी डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है, उसको भी हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए, ना कि खाली एक कैप्चरिंग और माने सीट पाने के लिए खाली हम लड़ते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली तुम जीत कर भी क्या कर ले रहे? तुम जीत तो ले रहे, लेकिन जीत कर क्या किया तुमने? 20 साल में क्या किया है मैम ने यहाँ पर? क्या डेवलपमेंट किया? पेडेस्टनाइजेशन जोन वैसी है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो अच्छे से चल रहा था उसको यहाँ से रिनोवेशन के नाम पे शिफ्ट कर दिया गया और वो उसको पार्किंग प्लेस बना दिए। बस स्टैंड, चारमीनार बस स्टैंड, उसको भी रिनोवेशन के नाम पे तोड़कर बंजर करके रख दिया हुआ है, वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट नहीं है। सेम आप हर चीज़ के नाम पर खाली
बोल रहे, कर कुछ नहीं रहे, करना अगर करेंगे नहीं। मेट्रो रेल भी रुका हुआ है, पूरे शहर में मेट्रो रेल चल रहा है, इजी वे है, मेट्रो रेल यहाँ आने नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे बाबा? यहाँ के लोग भी तो जॉब के लिए जा रहे हैं, आज इतना दो दो घंटे सफ़र कर रहे हैं। अगर मेट्रो रेल रहेगा तो उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, यहाँ पर भी दूसरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप होंगे। यहाँ पर क्या नया हुआ ये काम बताओ? 20 साल में यहाँ पर नया क्या उपलब्धि हुई पूरे शहर में? कुछ नहीं है यहाँ। जैसे का वैसे रोड एक्सटेंशन हो, खाली चार मीनार वैसी का वैसी है, डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है, खाली पलायन हो रहा है यहाँ पर क्योंकि बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आज हॉस्पिटल किधर है? हॉस्पिटल नहीं है। एजुकेशन सेक्टर कहाँ है? एजुकेशन सेक्टर नहीं है। आज टेक्निकल का ज़माना है, टेक्निकल कोर्सेज कहाँ हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं हम, प्रोफेशनल कोर्सेज कहाँ हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ है? यहाँ पर बड़ा मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, ज्वेलरी मार्केट है, लेकिन आए दिन ज्वेलरी मार्केट वालों को सताया जाता है। क्या 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 करके सताया जाता है? कहीं से चोर रहते, चोरी का सामान खरीद बेचते हैं, फिर उनको पकड़ के लाते पुलिस वाले, उनको डंडे मार मार के बोलते कि 4 दुकान का नाम लो। वो 4 दुकान का नाम बताते। वो 4 दुकान वालों को अगर अपने आप को छुटाना है तो उतना सोना देना है। ठीक है। तो ये एक ट्रेंड बना लिए सो है। क्यों यहाँ पर आप देखेंगे बंगाली भाई लोग भी है, वो लोग भी छुप के डर के रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका सोने का व्यापार है। जरा भी पकड़े गए तो उनका तो लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण वो डर के दबके रहते हैं। पुलिस सिक्योरिटी कहाँ है? पुलिस सिक्योरिटी के नाम पे तो गुंडाइज्म चल रहा है यहाँ पर। पुलिस गुंडाइज्म कर रही है। हाँ, पुलिस गुंडाइज्म है, हरासमेंट है। आप एक कम्युनिटी को तो पूरी लिबर्टी दे के रखते हैं यहाँ पर कि कुछ भी करो। रात में 12 बजे मिलादुन नबी था, वो कौन सा प्रोग्राम था? हाँ, मुहर्रम के टाइम पे 12 बजे चौक में राम मंदिर के ऊपर जबरदस्ती हमला करके गए। हमला? हाँ, हैदराबाद में। वहाँ पर पुलिस के पास पुलिस आई, पुलिस को कहा गया कि एक्शन लो, तो पुलिस का स्टेटमेंट है ये कि वो आया, उसको पत्थर नहीं मिला इसलिए पत्थर फेंक कर चले गया। पुलिस ही डिफेंस क्रिएट कर रही है यहाँ पर। मतलब मंदिर में पत्थर जो पथरा हुआ, मंदिर के बाहर जो कुंडे थे उससे वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, तो हम जाकर उनसे पूछे कि आप उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो और 12 बजे तक ये चलने का क्या है? क्योंकि आप हर चीज़ की एक लिमिट लगाते हैं, तो इनको 12 बजे तक घूमने की ज़रूरत क्या है और नारे देने की ज़रूरत क्या है? जब कुछ प्रोग्राम ही नहीं है तो 4 जने जमा होकर चौरास्ते पे नारे लगाने का क्या है? नहीं। तो पुलिस का एसीपी जो अभी इलेक्शन इंचार्ज बन के बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनका कहना था कि यहाँ पर वो 2 जने झगड़ रहे थे, उसको पत्थर नहीं मिला, वो गली में गया, पत्थर लेने की कोशिश किया, इसके लिए वैसा हो गया। तुम खुद ही हम पूछे आपको कैसा मालूम? नहीं, कोई बता रहा था। जब कोई बता रहा था तो उसका भी नाम बताया होगा ना जिसने किया, तो उसको क्यों नहीं पकड़े? उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और कौन है वो आदमी जो आपको बताया? नहीं मालूम। बीइंग अ लॉयर आप तो फाइट कर सकती हो ना। हमने फाइट किया, हमने वहाँ जाकर उसको क्वेश्चन भी किया। वो डीसीपी आए थे, डीसीपी एश्योरेंस दिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एज इट इज है। दूसरी बात है मैडम, ओल्ड सिटी के ऊपर और एक आरोप ये है कि आप ही के पार्टी में गद्दावर नेता और आप ही के जैसे लॉयर है रघुनंदन राव जी, आपको भी मालूम होगा। उन्होंने जब जीएचएमसी इलेक्शन, बंडी संजय जी आपके पुराने स्टेट चीफ, सब ने एक बात बोला है कि जब जीएचएमसी चल रहा था कि वो न्यू सिटी में या डेवलप्ड सिटी में जो फाइन्स गाड़ी के ऊपर लगते हैं, सिग्नल ब्रेक करने के ऊपर लगते हैं, ना हेलमेट पहनने से जो चलान लगते हैं, जितना चलान उधर न्यू सिटी में लगता है या हाईटेक सिटी में लगता है, इधर ओल्ड सिटी में उससे बहुत कम है। या क्या ये सच है? नहीं तो सिर्फ भड़काव के लिए आप बीजेपी ये बात कर रही है? नहीं, ये भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि डिफरेंस डिपार्टमेंट करके रखे सो है। हिंदू मुस्लिम की फीलिंग आप आम बस्ती में जाकर देखिए, किसी में नहीं है। आज हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, दोनों के आपसी समन्वय है, अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पर जो भी यहाँ रहने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट वाले एमआईएम के प्रेशर में, गवर्नमेंट के प्रेशर में, अगर नहीं मेरा एक आप लॉयर हैं, आपको मैं वही बता रही हूँ। सही, वो लोग क्या करते हैं, अभी आप यहाँ से जाइए गुलजार हाउस पे, यहाँ पर जितनी भी पार्किंग रहेगी, रोड साइड में भी रहेगी, उसके ऊपर चालान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर की लोग जो बस्ती है यहाँ की है,
आप वही तलब कट्टा पे में रेस कर सकते क्या चालान? नहीं रेस करते, वहाँ पर खामोश बैठे सो है। तो ये डिफ्रेंशिएट क्रिएट करके रखे सो है। डेफिनेटली यहाँ पर चालान नहीं होते। चालान किसके नहीं होते? आप तो समझ गए होंगे, जो MIM के लोग हैं उनके ऊपर चालान नहीं होते, बाकी दूसरी पार्टी जो भी है उसके ऊपर चालान बराबर होते हैं। जहाँ पर जनता ऐसा लगता है कि जनता के फेवर दूसरी पार्टी को कर रही है, वहाँ पर ऐसा कियोस क्रिएट किया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरा ऐसा बैठे सो रहता है यहाँ पर कि उनको रोका जाए। गणेश चतुर्थी का महोत्सव जुलूस चार मीनार से निकलता है, हमेशा निकलता है, हमेशा। वो 7th डे से 9th डे से वहाँ से पूरा रास्ता खुला रहता है। इस बार क्यों बंद करके रखे? वहाँ पर चार मीनार इंस्पेक्टर वहीं ठहर कर था, क्यों बंद करके रखा? वही क्वेश्चन मैंने DCP को CP को पूछा था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को। उन्होंने कहा हमारे को मालूम नहीं है। अरे आपको कैसे नहीं मालूम है? आपको मालूम करना चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए पल्ला झटकने से कुछ नहीं होगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस मीन्स आप सभी के, पूरे हैदराबाद सिटी के कमिश्नर है। आपका काम है हर जगह नज़र रखें, आपके ऑफिसर्स जहाँ काम नहीं कर रहे हैं आपका काम है कि उसको देखें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। दूसरी बात ये है मैडम, मैंने जब बात कर रहा था आपसे पूछा था कि आप और MIM B टीम है करके, आपने बहुत विरोध किया इस चीज़ का, जो भी सही है, आपका हक भी है ये बात बोलना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्यों जस्टिफाई हो रहा है करके, मतलब MIM आपका B टीम है करके, अभी तक किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों को छोड़ के MIM के ऊपर हाथ की सोच भी कोई नहीं पाता। चंद्रबाबू नायडू ने किस तरफ का एक्शन लिया, ये किरण कुमार रेड्डी साहब ने जिस तरह का एक्शन लिया, सबने देखा हुआ है। आपका BJP बंडी संजय जी और सब आके चार महीना, अभी आपने बोल रहा है कि गणेश जो कि भगवान का जुलूस है वो तक नहीं निकालने देते। आप सिर्फ एक पार्टी है जो सेंट्रल में पावर में है, आपको इधर परमिशन मिल जाती है, आपको पूरा चार मीनार भगवा कर दिया। उस दिन वो हॉर्स फोर्सेस आए थे, बौद्ध फोर्सेस आए थे, वो आपको कैसे परमिशन मिला? जो जब तक कांग्रेस अभी तक ऐसे सभा नहीं कर पाई, इधर TDP जो पावर में थी कभी ऐसे बड़ी सभा चार मीनार के सामने नहीं कर पाई, सिर्फ BJP को ये मौका क्यों मिला? इससे जस्टिफाई हो रहा है कि अब B टीम है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉलिटिकल प्रोग्राम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत वहाँ पर चार मीनार पर प्रोग्राम लिया गया और MIM के भी प्रोग्राम चार मीनार पे होते हैं, ऐसा नहीं है खाली। वो तो उनका गढ़ है ना मैडम, तो उनके भी प्रोग्राम होते हैं, तो पार्टी का भी प्रोग्राम हुआ था। वो कम्युनल और कम्युनल फीलिंग, मैं आपको वही बता रही हूँ कि पॉलिटिकल प्रोग्राम और कम्युनल प्रोग्राम अलग है और यहाँ पर वांटेडली कम्युनल फीलिंग क्रिएट की जाती है और रोकी जाती है। नहीं, मैं इधर मेरा पॉइंट है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं था वो सभा में। अगर कम्युनल वो गैदरिंग नहीं था तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की नहीं बोलते। आप भारत माता की जय लगाइए, जो कि आपका वो प्रचार निनाद है, वो लगाइए। BJP जय बोलिए, नरेंद्र मोदी जी की जय बोलिए, वाजपेयी जी की जय बोलिए। आप देखेंगे सब अपने अपने भगवान को याद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अगर अपने भगवान को याद कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनल फीलिंग एरिया में कम्युनल फीलिंग नहीं है वो। आप पहले ये हिंदू का गढ़ था चार मीनार, क्या हैदराबाद सिटी, यहाँ से सब पलायन होते गए। क्यों होते गए? आप उसके ऊपर भी तो दृष्टि डालिए। खाली B टीम बोलने से कुछ नहीं होगा, आप दृष्टि डालिए कि यहाँ से हिंदू यहाँ से क्यों पलायन हो रहा है, क्यों उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पलायन किधर हो रहे हैं मैडम? आप तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं हिंदुओं के। आप वोट बैंक देखिए, परसेंटेज देखिए, जो कम हो गया। हिंदू जितना यहाँ पर जागृत था और जितने लोग यहाँ के जितना बिजनेस डेवलप करने वाले वो हिंदू ही है। और वो हिंदू बेल्ट आज यहाँ से शिफ्ट होकर बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, राजेंद्र नगर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ये सब जो बेसिक फैसिलिटी हम बोलते हैं, अगर वो नहीं मिली, आपका बच्चा बाहर जा रहा है, रात में आपको ये डर रहता है कि वो बच्चे को कुछ हुआ या नहीं हुआ, माँ सो नहीं सकती। तो इस दहशत में जीने से अच्छा आदमी बोलता है 2 वक्त की रोटी कमाना है तो यहाँ कमाओ या बाहर कमाओ, एक ही बात है। जब हमारे को जीने को यहाँ नहीं मिल रहा तो हम बाहर जाके जीएंगे। तो यही स्थिति यहाँ पर क्रिएट की गई। ठीक है, जो गद्दावर है, जो माने चाहते कि यहीं रहना, हमारा जन्म स्थल है, हम यहीं रहेंगे, वो टिके हुए। बाकी तो सब मैक्सिमम शिफ्ट हो गए। चंद्रायन गुट्टा में हिंदू बेल्ट था पूरा, आज पूरा वन साइड MIM का बेल्ट हो गया। हाँ। तो
आप पलायन नहीं हो रहा, आप कैसे बोल सकते पलायन हो रहा? ये स्पेसिफिकली टाइम पीरियड से होते जा रहा। मेट्रो रेल क्यों नहीं ला रहे वो लोग? मेट्रो रेल लाएंगे तो सुविधा बढ़ेंगी, सुविधा बढ़ेंगे तो लोग भी रहेंगे, लोग वो क्यों नहीं ला रहे? ये किसी तरह से माने ब्रिज के बाहर एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि यहाँ उनका पूरा राज साम्राज्य हो, जो कि वो कश्मीर में चाहते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। अब तक क्या था मालूम नहीं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। ये तो वो भी समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, चार मीनार या नाम बोलते ही मैं भी कुछ समय के लिए दिल्ली में था। मैं जब उधर मेरे को दोस्त मिलते थे, वो पूछते हैं कि भाई तू तो दिखता नॉर्थ का बंदा दिखता है, पर तू है किधर से? तू तो तेलुगु में बात करता है। उधर मेरे तमिल और तेलुगु दोस्त से, मैं तमिल में बात करता था, तेलुगु में बात करता। वो पूछते तू दिखता नॉर्थ से पर बात करता साउथ में, तू है किधर से? मैं बोलता हैदराबाद। तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि हाँ, जब यूपी इलेक्शन हुआ था तुम्हारा हैदराबाद से वो आया हमारे पास, ये ऊपर नीचे बोल के गया। ओवैसी साहब ने जो बात बोले, जब योगी मठ में चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन बचाने आएगा, उसके बाद योगी जीत गए। वो तो उनका वो मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों का उनके ऊपर प्रेम था, जिसने योगी जी को दूसरी बार जिताया रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद एक इंटरव्यू देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, ऐसा ही मैं यही क्वेश्चन पूछा था एक जर्नलिस्ट ने। साहब ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने बोला है कि मोदी मठ में योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन बचाने आएगा। तब योगी जी ने बोला है कि समय आने दीजिए, हैदराबाद भी भाग्यनगर बनेगा। तो ये कम्युनल फीलिंग नहीं है मैडम? कम्युनल के नहीं कहा से भारतीय जनता पार्टी कभी कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं करती। आप देखेंगे इसमें माइनॉरिटी मोर्चा भी है, हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक कम्युनल फीलिंग वाले लोग नहीं है। मतलब नाम क्यों बदलनी है? भाग्यनगर इसका नाम है, बेसिक नाम है। आपको पता नहीं होगा, आप हिस्ट्री में जाइए। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। द स्टेट ऑफ हैदराबाद था, जिसका नाम हैदराबाद लगा दिए। स्टेट ऑफ हैदराबाद में कई डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के आते, कई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के आते, आंध्र और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट थे। उसको द स्टेट ऑफ हैदराबाद कहा था, जो निज़ाम सरकार के हाथ में था। बाद में इसको हैदराबाद कर दिया गया। हैदराबाद नहीं था, हैदराबाद का नाम भाग्यनगर है, इसीलिए उन्होंने कहा भाग्यनगर कहलाएगा ये। भाग्यनगर वो नाम परिवर्तित नहीं कर रहे, उसका पुनर्वास कर रहे। भाग्यनगर हैदराबाद का नाम है। और आप देखेंगे यहाँ पर हर संस्था जो भी काम करती है साथ में भाग्यनगर लिखती है, तो ये भाग्यनगर है। हम ठीक है ऑफिशियली उसको इसको हैदराबाद कहते हैं, लेकिन ये भाग्यनगर है। आप राम जी को मानते हैं? हाँ। तो आप जाएंगे अयोध्या जनवरी बिल्कुल में? जाएंगे। तो मेरा एक डाउट है मैडम, मैं भी राम जी का बहुत मानता हूँ। मैं भी अभी कैमरा के सामने बोलता हूँ जय श्री राम, सबको रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शायद जानती होंगी कर्मन घाट टेम्पल। हाँ। अभी आपने बोला हिस्ट्री में जाइए, मैं उसका हिस्ट्री में जा रहा हूँ। कर्मन घाट टेम्पल का ये वो टेम्पल है जिसने औरंगजेब को भगाया था। दूसरी बात, भद्राचलम के श्री राम मंदिर, जो मंदिर बनाने से एक डिवोटी को लेकर जाके जेल कर दिए। आप अयोध्या में जो श्री राम जी का जन्म स्थल है उसका पुनरुद्धार कर रहे, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब सालों का वो ख्वाहिश है सब लोगों का, मतलब जो भी इस पावन धरती में जन्म लिए भारत में। ये हमारे भद्राचलम जिसके लिए डिवोटी को जेल हो गया और श्री राम जी ने साक्षात किया उनके लिए, और जो खुद बजरंगबली जी आके औरंगजेब को भगाए, कर्मन घाट टेम्पल, इनका पुनरुद्धारण क्यों नहीं हो रहा? वही तो बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे पावर है जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, एग्जीक्यूट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, खूब कर रही है, जिसके कारण आज वर्ल्ड में हमारा नाम है। स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। स्टेट गवर्नमेंट बी टीम है, माने स्टेट गवर्नमेंट की बी टीम AIMM है, इसीलिए वो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके वोट बैंक के लिए ये सब काम होने नहीं दे रहे जो एक्चुअली होना चाहिए। आप खाली मंदिर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की भी तो मैंने बात की। हॉस्पिटल का कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? सी हम खाली
इर्द गिर्द घूमेंगे तो नहीं होगा। मंदिर और मस्जिद को लेकर नहीं है इशू, इशू है डेवलपमेंट। नहीं, मैंने मस्जिद का नाम नहीं लिया मैंने। नहीं, मैं ये बता रही हूँ इशू डेवलपमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो बी टीम है। अगर AIMM हाथ हटा देगा तो वो लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, क्यों नहीं ठहरा रहा। अगर AIMM उनके साथ नहीं है तो वो पूरी जगह ठहराना चाहिए ना, क्यों सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको ये डर है कि उनके वोट कट जाएंगे, इसके लिए वो अपने कैंडिडेट नहीं ठहरा। इतना बुलंद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर सेंट्रल को ललकारता है अवैसी, तो क्यों नहीं ठहराता अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों को, यहाँ पर से कैंडिडेट क्यों नहीं चुन कर लाता। घासी बाजार वुमेन रिजर्वेशन है, उन्होंने वुमेन को तो ठहरा दिया, आज तक कोई उसको देखा नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। कल वो आकर हमारे बीच में भी ठहरी गई तो कोई नहीं बोल सकता ये कॉर्पोरेटर है बोलकर, क्योंकि ना तो प्रचार में उसका चेहरा किसी ने देखा, ना जीतने के बाद उसका चेहरा किसी ने देखा, कोई जानता ही नहीं। मतलब ये है कि अभी ये वीडियो आने के बाद कमेंट में भी शायद यही आएगा कि उनके मतलब उनके ट्रेडिशंस को आप ट्रेडिशन अलग चीज है। सी ट्रेडिशन के नाम पर अगर यही ट्रेडिशन है तो आज इतने एक्टर है जो मुस्लिम है वो क्यों नहीं बुर्का पहन के रह रहे? अच्छा, अगर वो ट्रेडिशन है तो बुर्का क्यों नहीं पहन रहे? आज फॉरेन कंट्रीज में आज वो भी तो मुस्लिम है। आज एजुकेशन सेक्टर में जो हाई लेवल पे है, चाहे टेक्नीशियन रहने दो, इंजीनियर रहने दो, साइंटिस्ट रहने दो, APJ अब्दुल कलाम ने इतना अच्छा काम किया, आज पूरे भारत में विश्व में उनका नाम है। हाँ, उनका नाम है। तो ऐसे काम तो करो ना, कुछ तो करो। खाली वो दबाने की, वो तालिबानी परिस्थिति है। सी बुर्खा इज नथिंग बट द तालिबानी परिस्थिति। वो क्यों आया बुर्खा? आपको किससे डर है? आप बुर्खा क्यों पहना रहे हैं औरतों को? किससे डर है आपको? अपने ही आदमियों से डर है आपको। आपको ये लगता है कि औरत सुरक्षित नहीं है, इसलिए पर्दा सिस्टम, भारत में पर्दा सिस्टम कब आया? मुगल राज के टाइम पे आया। हिंदू लेडीज़ भी पर्दा चालू करी थी क्योंकि मुस्लिम जो मुगल कल्चर आया था उसके कारण, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं फील कर रही थी। तो आज उसको वही टेंडेंसी को अपनाए रखना, लकीर के फकीर बन के रहना, वो टेंडेंसी नहीं है। आज डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं हम एजुकेटेड हैं, हमको सुरक्षा चाहिए। खाली बुर्का पहनने से सुरक्षा हो जाएगी क्या? ठीक है, आप इतने एग्रेसिव बात कर रही हैं। अगर मेघा रानी जी MLA जीत गई चार मीनार से, यहाँ ये क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या एडवांटेजेस रहेंगे? सी MLA का पावर, खाली एक MLA का पावर और स्टेट गवर्नमेंट का पावर डिफरेंट रहता है। जो भी पावर है उसका डेफिनेटली पूरा यूटिलाइज होगा, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होगा। मैं वुमेन्स को यही कहूँगी कि आप सशक्तिकरण बनाओ। खाली पर्दा लगाने से या पर्दे में रहने से आप सुरक्षित नहीं है। आपको आगे बढ़ना है। आप में बहुत सारी क्वालिटी है, आपके अंदर शक्ति है, आपको भगवान ने ब्रेन दे के भिजाया है। आप उसका यूटिलाइज अगर प्रॉपरली करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती। सब कार्य औरतें कर सकती है। औरतें चाहे तो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, समाज के बैलेंस के लिए कुछ हमने काम डिवाइड कर दिए हैं कि ये वुमेन का काम है, ये मेन का काम है, लेकिन आप वही काम आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखिए, वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं है। सब काम सभी के लिए है और सभी को करना है। आपने जन्म लिया तो कुछ उद्देश्य से लिया होगा। भगवान या जो आपके जो भी गॉड है उन्होंने आपको कुछ उद्देश्य से भिजाया होगा। आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको आइडेंटिफाई करके उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए डेवलपमेंट के लिए। कल आप मरेंगे तो खाली आपके बीवी बच्चे माने आपके बच्चे याद नहीं करना है, आपको आपका देश याद करना है, आपका समाज याद करना है कि फलाना व्यक्ति था, फलानी लेडीज़ थी जिसने ये अच्छे अच्छे कार्य किए। तो आप सभी को यही कहूँगी कि आप सशक्त रहो, सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ो, डेवलपमेंट के लिए सोचो। जब तक आप नहीं चाहेंगी डेवलपमेंट नहीं होगा। आप अगर साथ देंगी तो मोदी जी भी साथ देंगे, यहाँ की जनता भी साथ देंगी। आपको 1/3 ही बनकर रहना है तो ये आपका निर्णय है। आपको 100% बनना है, इक्वल बनना है, तो ये आपको आगे बढ़कर आगे चलकर बोलना होगा, आगे चलकर अपना समर्थन देना होगा। अगर आप समर्थन नहीं देंगे, कोर्ट में भी केस रहता है, अगर आप डिफेंस लॉयर नहीं लगाएंगे तो आप केस कैसे जीतेंगे? तो वैसी ही है, आपको आपके लिए आवाज़ उठाना होगा और आगे बढ़कर चलना होगा। मैडम, आपने अभी बहुत कॉन्फिडेंटली और लोगों के लिए सेफ्टी अश्योर किया। कुछ कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि आप शायद हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जानते हैं, आप शायद हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जानते हैं, असम चीफ मिनिस्टर।
वो जब तेलंगाना कोई प्रोग्राम के लिए आए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, आपको जानकारी है इस बारे में? ध्यान में नहीं है अभी उसका। तो तेलंगाना में ये चीज हुआ, तो कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि जब उनके एक राज्य का सीएम को ही वो लोग ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, तो यहाँ के जनता को कैसे प्रोटेक्शन देंगे? मैं वही बता रही हूँ आपको, जनता को प्रोटेक्शन लेना होगा, और यहाँ की दूसरे स्टेट का सीएम यहाँ पर आके कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ के स्टेट के सीएम को यहाँ पर सुविधा देनी होगी। यहाँ की जो भी गवर्नमेंट रहेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, ये सुरक्षित स्टेट कहलाएगा। यहाँ पर भी सेम डेवलपमेंट होंगे, पूरे स्कीम और जो भी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ है यहाँ पर जन जन के पास मिलेगी। ठीक है मैडम, इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बहुत खुले तौर से। मतलब बीजेपी ने बोला कि बीसी सीएम, बाद में एमआरपीएस जो मंदकृष्ण मादिगा जी का इतने 30 सालों का सब्र और फाइट जो है वो साकार होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। मोदी जी ने आश्वास दिया है कि हम आगे जाके एक कमेटी बनाएंगे, इसका सोच करेंगे, इसका कुछ करेंगे। ये बीजेपी का साइड। दूसरा साइड कांग्रेस बोलती है कि हम माइनॉरिटी डिक्लेरेशन देंगे और माइनॉरिटी का अच्छा करेंगे। वो भी सही है, उनका विजन में वो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं उसके लिए। तीसरा केसीआर और बीआरएस पार्टी जो बोलती है कि हमने ये कालेश्वरम बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, 24 आवर बिजली दे रहे, पानी दे रहे, इतना डेवलपमेंट हुआ। ये मतलब बीआरएस बोल रहा है कि डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट, वाटर, करंट, ड्रेनेज, ये सब। कांग्रेस बोलती है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। आप बोलते हैं कि एमआरपीएस और बीसी। कांग्रेस और बीजेपी में ये दिख रहा है कि ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं। नहीं, ये सशक्तिकरण सी, जब वुमेन्स बिल पास हुआ तो पूरे नेताओं का, जो विपक्षी नेता थे, उनका एक ही ऑब्जेक्शन था, बीसी रिजर्वेशन। हाँ, बीसी रिजर्वेशन, राइट। हाँ, तो ये पूरे विपक्षी मिलकर इंडिया डॉट डॉट जो गठबंधन है, वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है और बीसी को हक नहीं दे रही है। बल्कि आप एजुकेटर सेक्टर को पूछिए कि बीसी रिजर्वेशन जब जनरल इलेक्शन में ही नहीं है तो वुमन कोटा में बीसी रिजर्वेशन कैसे होगा? पॉइंट। हाँ, अगर जनरल इलेक्शन में बीसी रिजर्वेशन है तो डेफिनेटली वुमन कोटा इज वन ऑफ द कोटा, उसमें होगा, ठीक है। रही बात माइनॉरिटी रिजर्वेशन, क्यों माइनॉरिटी में बीसी नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, माइनॉरिटी में भी है, तो आप माइनॉरिटी बोलकर बांट रहे क्यों? ठीक है, समाज को बांट रहे क्यों आप? वो बांट रहे, कांग्रेस बांट रही है माइनॉरिटी बोलकर, और उस माइनॉरिटी में सब आते हैं, तो सेपरेट रिजर्वेशन माइनॉरिटी को देने की जरूरत क्या है? जब आपको पूरी फैसिलिटी मिल रही है इन जनरल, जो बीसी है उनको बीसी की सुविधा मिल रही, जो एससी एसटी है उनको एससी एसटी की सुविधा मिल रही, जो वुमेन है वुमेन की सुविधा मिल रही है, तो फिर आपको माइनॉरिटी रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? अगर समाज को अगर हर कास्ट से, कम्युनिटी से अगर बांटेंगे तो हम सब माइनर है, हम सब माइनर है। यादव माइनर है, अग्रवाल माइनर है, माहेश्वरी माइनर है, सब माइनर है, मेजर कोई नहीं है। तो समाज को बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। डेवलपमेंट की बात, केसीआर ने डेवलपमेंट के नाम पे किया क्या? खाली पैसे लूटा। आज कितना कर्जा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर? हाँ, तो फिर वो कहाँ से लाएगा? डेवलपमेंट क्या किया तूने? हमको गड्ढे में उतार दिया है। कितने गवर्नमेंट लैंड्स हैं जिस पे कब्जा हो गया, तो क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर कार्रवाई? क्यों माने खाली अपना ही पेट भरना है या अपने परिवार का ही पेट भरना है सोच रहे हैं? लेके तो कोई नहीं जाने वाला है। नहीं, मैं इधर दूसरा बात ये आ रहा है कि चलो सही बात है कि बीसी सीएम डिक्लेयर कर दिया, इतना बड़ा बीसी यहाँ पर तेलंगाना में ज्यादा है। हाँ, मैं वही बात तो उसी के कारण मेजॉरिटी के बेस पे बीसी डिक्लेयर करे, ठीक है। हमने नाम घोषित नहीं किया कहीं पे भी कि ये पर्टिकुलर आदमी। हाँ, मैं पूरी बात सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत किया या कुछ और किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जब बीसी सीएम अनाउंस किया, मतलब आप यूपी में भी जब चुनाव चल रहा था, आपने योगी आदित्यनाथ जी को उधर पार्लियामेंट में रिजाइन करवा के इधर लाके सीएम कर दिया। शायद मणिपुर नहीं, शायद मिजोरम होगा,
कोई और को लेके जाके उधर सीएम खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं बोलती है कि ये हमारा सीएम है। सिर्फ 2022 इलेक्शंस में बोला है कि योगी आदित्यनाथ हमारा दावेदार है, और शायद मोदी जी के समय में बोला है कि मोदी जी सीएम कैंडिडेट है, वरना दूसरे प्रदेशों में बोलते भी नहीं है कि हमारे सीएम कौन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर जो आदमी जो जब 2018 का इलेक्शन हुआ, एक सीट जीती भारतीय जनता पार्टी, वो भी गोशा महल, राजा सिंह जी, ठीक है फाइन। उसके बाद जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रगल करके हासिल किया या मेहनत करके हासिल किया, वो सब क्रेडिट गोज टू बंडी संजय जी। वो खुद बीसी कम्युनिटी से आते, तो फिर उनको काहे निकाल दिया? निकाले पद से निकाले नहीं, वो उनको सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है, उनको निकाला नहीं गया। निकालना अलग चीज़ है, जब पद को बढ़ा दिया जाता है, इनफैक्ट उनका एलिवेशन हुआ है। हम सोच रहे हैं कि उनको निकाला है, उनको निकाला नहीं गया है, उनका एलिवेशन हुआ है, वो बड़े पोस्ट पे गए। आज सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट खाली स्टेट तक निर्धारित नहीं है, आज उनके काम को देखकर उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए और उनकी सेवाएं लेने के लिए, पूरे भारत में उनकी सेवाएं लेने के लिए उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है, जो उनका रणनीति है, उसको अमल में लाने के लिए उनको सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है, तो उनको निकाला नहीं गया है। मैडम दूसरी बात, गोशा महल का जीत रहने दीजिए, दुब्बा का रघुनंदन राव जी का जीत लेने दीजिए, ईटल राजेंद्र हुजूराबाद का जीत लेने दीजिए, मुनगोड़ में थोड़ा बहुत आप हार गए थे, राजगोपाल रेड्डी जी जो आपसे अभी निकल के कांग्रेस में चले गए, ये सब चीज़ अलग है। इन सब में बीजेपी ने किसी से अलायंस नहीं रखा, सिर्फ अपने दम पे और अपने परिश्रम के ऊपर काम करके आपने जीत हासिल की। वो जीत होने दो, हार होने दो, सिर्फ क्रेडिट आप ही को जाता है, सिर्फ बीजेपी और जो लोग इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं उन्हीं को जाता है। पर पहली बार इतनी सालों में एक गठबंधन हुआ है बीजेपी का, जनसेना जेएसपी, जो यहाँ के गद्दावर हीरो जो है पवन कल्याण जी, उनके साथ हुआ है। उन्होंने कुछ साल पहले एक स्टेटमेंट पास किया है कि जब तेलंगाना स्टेट बाइफर्केशन आंध्रा से हुआ तो मैंने 12 दिन कुछ नहीं खाया, मैं उदास रहा था। ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन बना के जीतेंगे करके कैसा सोच रहे हैं, जब तेलंगाना का सेंटिमेंट इतना है इधर? ये इसके लिए तो स्टेट पार्टी या सेंट्रल पार्टी ही कमेंट कर सकती है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसमें जनता की भलाई होगी, इसके लिए इस तरह का गठबंधन किया गया है। और पवन कल्याण जी का भी इफ़ेक्ट है पब्लिक में, उनका भी वोट बैंक है, तो कुछ अच्छा ही सोचकर माने पार्टी ने निर्णय लिया होगा। ठीक है मैडम, फाइनली बिफोर कंक्लूडिंग, आप हिट टीवी के जरिए से यहाँ के चार मीनार या जो जब जिधर तक हमारे हिंदी प्रेक्षक देखते हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहूँगी कि अपने वोट का सही उपयोग करो। मतदान करना आपका अधिकार है, तो मतदान करिए, ना कि उसको गवाए। आप नहीं भी डालोगे तो कोई ना कोई जीत कर आएगा, लेकिन आपको अपने मत का सही उपयोग करना है और आपको मतदान करना है। ये दिन आपको राष्ट्र पर्व के रूप में मनाना है और अपना मतदान करना है। मैं यही कहूँगी कि मैं यहाँ से जीत कर आऊँगी। डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जो चेंजेस आप लोग चाहते हैं, जो जनता चाहती है, वो चेंजेस यहाँ पर आएंगे। हम वापस से पुनर्वास करेंगे, जो लोग यहाँ से पलायन हुए उनका पुनर्वास होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, इतना डेवलपमेंट कर देंगे कि लोग वापस से यहाँ पर आकर रहना शुरू करेंगे। और जो व्यवसाय और उस कारोबार पे हमको अफेक्ट हुआ है, वो भी यहाँ पर डेवलप होगा। बस इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप यहाँ से मुझे जिताए, ताकि ये सब सुविधाएं आपको उपलब्ध हो। तो ये था हैदराबाद चार मीनार के गद्दावर नेता बीजेपी से मेघा रानी जी के साथ हमारा इंटरव्यू। प्रजा जो भी ये इंटरव्यू देख रही है, अपना वोट ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद।